हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और हम लोग आज पॉलिटी का सेकंड लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम जुडिशरी की बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। इसके बाद हम सीएम की बात करेंगे। उसके बाद हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की बात करेंगे। फिर एडवोकेट जनरल की बात करेंगे, जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था और उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा था, देन उसके बाद अटॉर्नी जनरल पढ़ा था। तो वो 10 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा, क्योंकि उसको खाली रिलेट करवाना है सेंटर के साथ। बाकी आप सब कुछ पढ़ चुके हो। और इसके बाद आपका बच जाएगा एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट बताएंगे आपको, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बॉडी वगैरह बताएंगे। बस आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी बेसिकली इंडिपेंडेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए डिपेंडेंट है क्या है, तो आंसर होगा इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी। क्योंकि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारी। और कैसे काम करती है? टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आपका उसके बाद सिविल कोर्ट, जो स्टेट का जुडिशरी कोर्ट आ जाते हैं वो सारे आ जाएंगे। तो मतलब एक टॉप से बॉटम की तरह काम करती है। एक सबसे बड़ा कोर्ट होता है, फिर छोटे छोटे जो उसके अंडर काम करते हैं। और इसका सोर्स भी क्या है? इसका सोर्स भी है यूएसए। इम्पोर्टेंट, मैंने आपको अमेंडमेंट और सोर्स वगैरह ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको आर्टिकल्स बताए, मैंने आपको सोर्स पढ़ाया था अलग से, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमने बोरो करी। तो वो सब कुछ मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मैं स्टार्टिंग से क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट की। तो आज के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना लोगे। बाकी बुक पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, साथ साथ एमसीक्यू पढ़ते चली जाइए। ठीक है। बाकी आप बीएमसी क्लासेस विद अजय में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको 50 क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो कौन से पार्ट में आता है? क्योंकि सेंटर की बात होगी पार्ट 5 में और स्टेट की बात होगी पार्ट 6 में। इसका आर्टिकल है 124 टू 147, 124 टू 147। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात कब हुई। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो यहाँ पे बात हुई सुप्रीम कोर्ट की। और पहले कहाँ बना ये बना था फोर्ट विलियम में। कहाँ बना था ये? फोर्ट विलियम में। कहाँ पड़ता है ये? कलकत्ता में। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जो फोर्ट विलियम में बनाया गया, कलकत्ता में पड़ता है ये। और इनके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे उस टाइम, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे उस टाइम। इंडिया तो नहीं था, अंग्रेजों का ही था ये। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इसके? वो थे आपके सर एलिजा एम्पे। EMPEY, एम्पे। और इसकी फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई? फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हुई 1774 में। तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये एक्ट सारे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, जहाँ सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता के अंदर। और इसके जो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो कौन थे? वो थे सर एलिजा एम्पे। और इसकी फंक्शन स्टार्ट हो गई थी 1774 में। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 के अंदर, इसमें भी आपको पता है फेडरल कोड बनाया गया। इसमें फेडरल कोड बनाया गया। कहाँ में? कहाँ पे? ये दिल्ली के अंदर बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। और इसकी जो फंक्शनिंग वो कब स्टार्ट हुई, काम करना कब स्टार्ट किया इसने? 1937। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। तो पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश किया गया अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट, तो आंसर होगा कलकत्ता के अंदर। इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। फंक्शन हुई 1774 के अंदर।
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी फेडरल कोर्ट की बात की गई, ये फेडरल कोर्ट बनाया गया और इसकी फंक्शन स्टार्ट हुई 1937 और यही आगे चल के सुप्रीम कोर्ट भी बना इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है 1950 के बाद, 26 जैन 1950 के बाद। तो इसमें क्या किया गया, जो आपका फेडरल कोड था, जो फेडरल कोड था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग, इसका नेम को चेंज करके क्या बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, दिल्ली में। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली पे। और इसकी फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई, फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई थी 28 जैन 1950। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग कब स्टार्ट की गई। तो कैसे याद रखोगे, रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद ही, मतलब समझ लो कि रिपब्लिक डे जैसे ही बना, रिपब्लिक डे हमने घोषित कर दिया, रिपब्लिक डे हमने मनाना शुरू कर दिया 26 जैन 1950 के बाद। मनाने के बाद 2 दिन के बाद लड़ाई होगी और 2 दिन के बाद ही केस कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। और इसलिए आप डेट याद कर लो 28 जैन 1950। ये खाली एक कहानी बना रहा हूँ, खाली याद करने के लिए। कैसे याद रखोगे कि 26 जनवरी 1950 को जैसे ही रिपब्लिक डे मनाया गया, वहीं पे लड़ाई होगी और 2 दिन के बाद केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो 2 दिन के बाद ही, तो 2 दिन के बाद मतलब 28 जैन। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। उसके बाद पूछा जाता है कि इनके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो क्या नाम था उसका, एच.जे. कनिया, एच.जे. कनिया, जिसका पूरा नाम है हीरालाल जयकृष्णा कनिया। लिख सकते हो वैसे, हीरालाल जयकृष्ण कनिया। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो आंसर होगा हीरालाल जयकृष्ण कनिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि सबसे पहले क्या बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल कोर्ट बनाया गया दिल्ली में ही, और इसकी फंक्शनिंग 1937 में स्टार्ट होगी। फर्स्ट ये लिख लो, यहाँ पे हमने आई थिंक लिखा नहीं है, ये बताता हूँ आपको। यहाँ पे फेडरल कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस किसको बनाया गया था फेडरल कोर्ट के, उसका नाम था सर मॉरिक गायर, GUYER। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 26 जैन 1950 के बाद, उसके 2 दिन के बाद ही फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना के इसको फंक्शनिंग में लाया गया। तो दिल्ली में इसको बनाया गया, दिल्ली में। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, हरिलाल जयकृष्णा कनिया। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लास में भी लंबी हो सकती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें अगर हम, सबसे पहले जब बना था तो स्ट्रेंथ क्या थी, कंपोजिशन कैसे किस किस से बना था, कंपोजिशन क्या था इसका। तो सबसे पहले 1950 में जब बना था, फिर 2019 तक की बात करेंगे और फिर हम करंट की बात करेंगे। अगर हम बात करें 1950 की, तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है +7 जज से, तो टोटल कितने बने 8। तो स्टार्टिंग पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, तो 8 जज थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि 2019 तक आपको पता होना चाहिए, वैसे तो करंट तक पता होना चाहिए, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 30 जज थे, टोटल कितने 31। लेकिन करंट में क्या कर दिया,
एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 के हैं जज। टोटल कितने हो गए? 34 जज हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को इंक्रीज करना हो, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना हो, तो कौन कर सकता है? तो इसको नोट में यहाँ लिख लो, आगे भी इसको बताऊंगा कि ये इसके जजेस हैं इंक्रीज्ड बाय पार्लियामेंट ओनली। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज करना हो तो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट में सेशन लाया जाता है, फिर यहाँ पे बिल पास होता है, फिर जाके प्रेसिडेंट आगे क्या होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। मतलब करता बेसिकली पार्लियामेंट ही है, तो पार्लियामेंट ही इसको करता है। आंसर यही होगा कि भाई नंबर ऑफ जजेस कौन इंक्रीज करता है, तो आंसर होगा पार्लियामेंट ही कर सकता है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास इसकी पावर है। और सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे, ये आपको पहले ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है। तो ये बेसिकली दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के आगे पीछे भी शिफ्ट किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी जजमेंट है जो बाहर जाके भी हुई है? तो बिल्कुल होता है। तो इसको अदर प्लेस पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। इनको सुनवाई अदर प्लेस पे भी हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या देखो। अदर प्लेस पे हो सकती है। कौन करता है? बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जम्मू कश्मीर में भी की जा सकती है, इसको वेस्ट बंगाल में भी लगाया जा सकता है। तो ये कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा होता है। और एडवाइस कौन देता है इसको? प्रेसिडेंट बताता है। प्रेसिडेंट इसको एडवाइस देता है, तो उनकी एडवाइस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहीं भी कोर्ट को लगा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं इसकी कार्रवाई, जो भी होगा, केस होगा, कुछ भी। तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट बातें क्या सीखी कि 1915 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हो गया 26 जनवरी को, उसके 2 दिन बाद ही फेडरल कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट बना के दिल्ली में उसको फंक्शनिंग करवा दिया गया 28 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट डेट है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो आंसर हो गया जो इंडिपेंडेंट के टाइम हीरालाल जयकृष्णा कैनिया। तो ये आपको नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी बात करें कंपोजिशन की, तो इनिशियल स्टेज में 1950 में जब स्टार्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम पे एक चीफ जस्टिस ऑफ था इंडिया, उसके बाद 7 जजेस थे, टोटल 8 हो गए। फिर 2019 तक ये एक चीफ जस्टिस और 30 जजेस, टोटल 31 थे। लेकिन करंट में अभी और भी इंक्रीज करके क्या कर दिया, एक चीफ जस्टिस 33 क्या है जजेस, टोटल 34 जजेस हैं। बाकी इसका और भी करंट अभी टिल डेट में कुछ हुआ तो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में इतना ही है, बाकी होगा तो देख लेंगे। तो नोट में लिख लेना कि अगर जजेस को इंक्रीज करना हो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर इनको इंक्रीज करना हो, देन इसको इंक्रीज करने की पावर किसके पास है? ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के पास है। ये दिल्ली में है और अदर प्लेस में शिफ्ट किया जा सकता है। इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अदर प्लेस में भी शिफ्ट कर सकता है, वहाँ पे भी इनकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन किसके एडवाइस के ऊपर? ये प्रेसिडेंट के एडवाइस के ऊपर ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं। आपको जितने पॉइंट बताए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्योंकि इनके इलेक्शन तो होंगे ही नहीं। तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस किस की अगर पूछा जाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अगर पूछा जाए कि अदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, अदर जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। क्या होगा? प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना, प्रेसिडेंट के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है, उनकी एडवाइस भी लेनी पड़ती है। और इनके साथ साथ कौन होता है? 4 सीनियर मोस्ट जज का एक ग्रुप भी होता है। तो
अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करना हो तो कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस की। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है, ये किसके बेस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजियम सिस्टम। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस सिस्टम से अपॉइंट किया जाता है, तो आंसर होगा कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? जहां पे ग्रुप ऑफ जजेस की सलाह ली जाती है, ग्रुप ऑफ जजेस की। देखो चीफ जस्टिस को सीधा आंसर आ गया प्रेसिडेंट, लेकिन दूसरे जजों को, जैसे यहाँ पे यही होता है कि जो प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट तो करता है, लेकिन यहाँ पे सीधा पहले क्लियर होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा वही क्या बनेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा, तो प्रेसिडेंट उसको बना देता है। आगे बात आती है कि अदर जजेस को अपॉइंट कौन करता है, तो उसको करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन किसकी एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे। और 4 सीनियर मोस्ट जज भी होते हैं। कितने? 4। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सीनियर मोस्ट जज होते हैं कोलिजियम सिस्टम में, तो आंसर होगा 4। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो होना चाहिए कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। या तो ये हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एटलीस्ट 5 साल तक। उसके साथ या तो वो क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। कितना? 10 साल तक। या तो वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट होना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट की नज़रों में वो क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए, इतना काबिल होना चाहिए कि वो क्या हो? सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाए। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपकी कंडीशन पहली क्या है? एक तो ये होगी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है, और इन सब में क्या है? और है एक कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरी कंडीशन जहाँ तो वो हाई कोर्ट का 5 साल के लिए जज रहा हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगर वो जज नहीं है तो फिर 10 साल तक वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? वो प्रेसिडेंट की नज़रों में डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट होना चाहिए। मतलब कि उनकी नज़रों में ये है कि वो काबिल है, ये काम कर सकता है, एक तरह से कैपेबल है, तो वो प्रेसिडेंट को लगना चाहिए। तो इस केस में भी ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया ये वाला वर्ड। तो ये किस क्वालिफिकेशन में आता है? किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तो हाई कोर्ट के लिए जज कितना टाइम होना कंपलसरी है? तो 5 साल। एडवोकेट होना कितना? 10 साल। ये और है सब में ऑप्शन में। और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। अब आगे देखिए, इसकी ओथ कौन करवाता है? इसको कसम करवाता है कौन? वाई प्रेसिडेंट। पूरे जजेस को कौन अपॉइंट कराता है? वो अपॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, ओथ की बात कर रहा हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी कसम प्रेयर कौन करवाता है? जब भी कोई भी बनेगा तो आंसर होगा प्रेसिडेंट करवाते हैं, वो चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे कोई भी जज हो। अगर इनकी टेन्योर की बात करें तो टेन्योर फिक्स नहीं है, इसमें मैक्सिमम एज होती है। मैक्सिमम एज जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट एज, डेट विल बी 65 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या होती है? तो आंसर होगा 35। अच्छा, अगर ये रिजाइन करना चाहे खुद से तो रिजाइन किसको कर सकते हैं? ये प्रेसिडेंट को कर सकते हैं। आंसर हर एक चीज में यहाँ प्रेसिडेंट ही आएगा। तो ये रिजाइन किसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यहाँ तक समझ आई। अपॉइंटमेंट कौन करता है चीफ जस्टिस की? प्रेसिडेंट करता है। अदर जजेस की कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के? ये प्रेसिडेंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे और 4 सीनियर मोस्ट जज की। इसको बोला जाता है कोलिजियम सिस्टम के बेस पे सुप्रीम कोर्ट के जज को बनाया जाता है। क्वालिफिकेशन सिंपल सी है कि इंडियन सिटीजन होना मस्ट है। दूसरा वो क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज होना चाहिए, या 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए, या डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़रों में।
उसके बाद इसकी ओथ कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। टेन्योर क्या है? सिर्फ मैक्सिमम ये याद रखनी है कि 65 ईयर तक ये जज रह सकते हैं, उसके बाद इनको रिटायर होना पड़ेगा। रिजाइन क्या है इसका? प्रेसिडेंट को करते हैं, रिजाइन करना हो तो। उसके बाद यहीं पे लिख देते हैं इसको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके लिए भी क्या लाया जाता है? रिमूवल मोशन। पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कौन कर सकता है, तो आंसर होगा प्रेसिडेंट। आंसर होगा प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी रिकमेंडेशन पे कर सकता है? पार्लियामेंट की। किसकी? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में रिमूवल मोशन आएगा, प्रॉपर बिल पास होगा, और तब जाके ये किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। तो इस पूरे पेज की कहानी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अदर जज को भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन एडवाइस पे किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर वो जजेस की, ऑन द बेसिस ऑफ कोलेजियम सिस्टम। क्वालिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है। ओथ कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। टेन्योर क्या है? 65 ईयर लास्ट एज होती है, और रिजाइन भी प्रेसिडेंट को करते हैं। यहाँ सब कुछ प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट है। यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि रिमूवल कैसे होता है। मैंने क्या बोला? पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है, पार्लियामेंट की एडवाइस पे प्रेसिडेंट रिमूव करता है, लेकिन इसका रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? देखो, सबसे पहले पार्लियामेंट में इसकी बात चलेगी। वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है बिल, लेकिन सबसे पहले देखना कि अगर इस बिल को लेके आना है, तो अगर राज्यसभा में आ रहा है तो मिनिमम 100 मेंबर की सपोर्ट होनी चाहिए। भाई जो भी पार्टी बिल लेके आ रही है किसी भी जज को रिमूव करने के अगेंस्ट तो एटलीस्ट 100 लोगों को साइन होने चाहिए, 100 लोग उनकी सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ जी ये बिल लाया जाना चाहिए। अगर ये बिल राज्यसभा में आता है तो 50 मेंबर की सपोर्ट होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला? दोनों हाउस में आ सकता है, ठीक है, आइदर हाउस में आ सकता है। अगर लोकसभा में आए तो कितनी मिनिमम सपोर्ट होनी चाहिए? तो 100 मेंबर की। राज्यसभा में आए तो 50 की, क्योंकि राज्यसभा की स्ट्रेंथ लगभग आधी है। तो स्पीकर और चेयरमैन, अगर लोकसभा में आया तो स्पीकर, राज्यसभा में आया तो चेयरमैन, ये क्या करेगा? बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे कि हाँ जी ये बिल लाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं? एक्सेप्ट करने के बाद स्पीकर या चेयरमैन क्या करते हैं? 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। क्या करते हैं? 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज को लिया जाता है, एक हाई कोर्ट के जज को लिया जाता है, और एक डिस्टिंग्विश जस्टिस को, जो भी यूरिस्ट होगा, जो भी, यहाँ पे लिख लो आप, जो भी प्रेसिडेंट की नज़र में कोई काबिल होगा उसको। तो 3 बंदों की कमेटी बनाई जाती है। तो अगर ये गिल्टी पाया गया, अगर ये जज कोई भी जिसके खिलाफ ये रिमूवल चल रहा है मोशन, तो वो अगर गिल्टी पाया गया तो लोकसभा राज्यसभा में बिल जो है उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, देन जाके प्रेसिडेंट उसको रिमूव करेगा। तो ये प्रोसेस होता है। ये मैं आपको सारी मेजोरिटी पढ़ा चुका हूँ, बिल में सब कुछ बता चुका हूँ कैसे कैसे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बिल में आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनका ग्राउंड क्या होता है। ग्राउंड बेस क्या होगा जिसके बिहाफ पे रिमूव किया जा सकता है? पहला तो क्या है कि उनके खिलाफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा क्या होना चाहिए? वो इनकैपेबल है, मतलब जज के काबिल नहीं है। तो ये 2 बेस होते हैं जिनके बेस के ऊपर रिमूवल मोशन चलता है। पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेबल। इन दोनों के बेस पे क्या होगा? इसको रिमूव किया जा सकता है, इनके बेस पे रिमूव किया जा सकता है, इनके बेस पे पार्लियामेंट में मोशन चलता है रिमूवल का। अब नेक्स्ट देखिए, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लिखा हुआ है, इसको इंटरप्रिटेशन कौन करता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इसको सुप्रीम कोर्ट करता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं लिखवा भी देता हूँ। जो भी हिडन जजमेंट होती हैं, हिडन जजमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है,
दैट इज नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको कौन करता है? उसको सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट सुनाता है उसके ऊपर, और उन्हीं की जजमेंट को फॉलो किया जाता है। मतलब आपको पता होगा कि किसी आर्टिकल में मान लो लिख दिया कि इस गलती की सज़ा मिलेगी, लेकिन वो सज़ा कौन सी मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा? वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, वो डिफाइन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी चीज़ की जो इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी लिखा हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसकी सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेगा उसको मानना पड़ेगा सबको, बाकी कोर्ट को भी सबको। नेक्स्ट देखिए इसकी यूरिडिक्शन, यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की यूरिडिक्शन मतलब सुनवाई करने की पावर कहाँ कहाँ तक होती है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले उनका यूरिडिक्शन क्या है? ओरिजिनल। कौन सा? ओरिजिनल यूरिडिक्शन। तो ओरिजिनल क्या होता है? यहाँ पे केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, यहाँ पे केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा। ये इनकी ओरिजिनल यूरिडिक्शन की पावर होती है, आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है। इनके आर्टिकल आपको 2-4 ही इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से, ठीक है, बाद में बता दूंगा उसको। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट हो जाता है तो सीधा केस कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। स्टेट और स्टेट का डिस्प्यूट हो जाता है, कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट है, कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये इनका पहला कौन सा यूरिडिक्शन है? ये ओरिजिनल यूरिडिक्शन है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन सा नहीं है, तो ओरिजिनल यूरिडिक्शन है कि नहीं है, ऑप्शन में आएगा, तो आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लो आगे, दूसरा कौन सा? रिट का। आपको पता है रिट के ऊपर भी, ये सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर ही रिट फाइल कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट के ऊपर। आर्टिकल क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि रिट का आर्टिकल कौन सा होता है। उसके बाद एडवाइजरी यूरिडिक्शन भी होता है, 143 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 143। तो कैसे याद रखोगे इसको? चलो मैं आपको ट्रिक बना के बताता हूँ। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, या कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा, कोई उनके पास बिल आया जिसके ऊपर उसको समझ नहीं आर्टिकल के बारे में, तो ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेगा। अब देखो इसको हेल्प चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की हेल्प चाहिए। अब हेल्प कैसे मिलेगी भाई? थोड़ा सा अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। फिर ये प्रेसिडेंट क्या बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को? 143 का मतलब क्या होता है? वैसे तो इसको आई लव यू भी बोलते हैं 143 को, शॉर्टकट में यही बोलते हैं। तो ये भी उसी को बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को जाके, भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे को ये एडवाइस दे दो। सिर्फ मैं आपको लर्न करवाने का तरीका बता रहा हूँ। तो 143 कैसे याद रखोगे कि वही प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को 143 बोलता है ताकि उनसे एडवाइस मिल जाए। तो एडवाइस किस पे हो सकता है? जैसे ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लॉ के ऊपर क्वेश्चन है उसके ऊपर एडवाइस ले सकता है। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो चाहे अपनी मर्जी से बिना किसी को पूछे एडवाइस ले सकता है। या कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है तो ये मैंडेटरी एडवाइस देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी होता है। यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पे मैंडेटरी एडवाइस लेना ही पड़ता है कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी के बारे में है तो। लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है कि वो उनकी एडवाइस को माने या ना माने, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपनी पावर है। एडवाइस ले सकता है इन 2 मैटरों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से, किसके? आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। बाकी एडवाइस लेने के बाद वो उस एडवाइस को माने या ना माने, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अपीलिएट यूरिडिक्शन, आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है। अपीलिएट मतलब कि यहाँ पे आप अपील कर सकते हो किस किस केस में? कोई सिविल केस है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, कोई क्रिमिनल केस है अपील कर सकते हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है अपील कर सकते हो, कोई अपील व स्पेशल लॉ है तो भी आप अपील कर सकते हो। तो ये बेसिकली 4 तरह के अपीलिएट भी किसकी यूरिडिक्शन में आता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो आप दोबारा से अपील कर सकते हो इन केसेस के ऊपर। चलिए मैंने आपको 4 यूरिडिक्शन बताया। सबसे पहले मैंने बताया ओरिजिनल यूरिडिक्शन, यहाँ पे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही केस आएगा। फिर रिट के ऊपर बताया मैंने, फंडामेंटल राइट के ऊपर रिट की पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट। फिर एडवाइजरी यूरिडिक्शन मैंने बता दिया 143 के अकॉर्डिंग, और फिर अपीलिएट यूरिडिक्शन। तो अपील भी यहाँ पे की जा सकती है, कोई भी केस पे, सिविल केस चल रहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बाद में अपील की जा सकती है। तो ये है आपके यूरिडिक्शन कहाँ कहाँ तक होते हैं। उसके बाद देखते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। चलिए पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो सबसे पहली पावर क्या है? ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रख सकते हैं।
कोड ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई डिसीजन आया, कोई केस चला था, उसका कोई फाइनल डिसीजन या उसके ऊपर कोई जजमेंट दिया गया, उनके ऊपर कोई जजमेंट दिया गया, तो उसको वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, उनको वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड करके रख देगा, ताकि इसको दोबारा कोई ऐसा केस आए तो इस जजमेंट को दोबारा से यूज किया जा सके। तो इसलिए इसको रिकॉर्ड करने का अधिकार होता है, कोई भी केस के ऊपर ये रिकॉर्ड की पावर रखता है, कोई भी जजमेंट है या कोई डिसीजन उसको रिकॉर्ड करके रख सकता है। कल को कोई ऐसा केस सेम आता है तो उनको ये बोला जा सकता है कि टाइम वेस्ट ना हो, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे केस आया था, इसका ये डिसीजन आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरी इसकी पावर क्या होती है, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोड लगा सकता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोड। अगर कोई भी डिफेमेशन करता है, कोई भी कोर्ट के डिसीजन या किसी की भी निंदा करता है, तो उसको पनिश करने का राइट रखता है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अगर निंदा करता है किसी जजमेंट की, उसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट की क्या करता है, उसकी निंदा करता है, उसको क्या करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इस केस में इनके पास राइट होता है कि ये पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे इसी के अकॉर्डिंग कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, अभी आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, नाम क्या था मैं नाम भूल गया, तो उनके ऊपर लगाया था कि भाई इन लोगों ने इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को इसकी मतलब डिफेमेशन की है। लेकिन बाद में उसने बोला कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं, मैंने पर्सनल जो उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था उनके ऊपर मैंने कोई भी कमेंट किया था, तो इनके ऊपर 1 रुपये का चार्ज लगा था, मेरे को नाम भूल गया, आई थिंक प्रशांत भूषण थे शायद, तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो ये बेसिकली दोनों क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, कोड ऑफ रिकॉर्ड रख सकते हैं और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद इनकी पावर है क्या, जुडिशियली, ये तो आपको पता ही है, जुडिशियल रिव्यू की। तो जुडिशियल रिव्यू मैं आपको पहले ही बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ये कहाँ से लिया था, ये यूएसए से लिया हुआ है। तो जुडिशियल रिव्यू की भी पावर होती है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर देता हूँ सब कुछ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने स्टार्ट किया था जुडिशरी, जिसमें हमने पढ़ा था ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी चलती है हमारे यहाँ टॉप से बॉटम, और सोर्स इसका यूएसए है। सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है और आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल कोर्ट की बात हुई, और यही फेडरल कोर्ट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट भी बना इंडिया का, जो 28 जनवरी 1950 में स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इसकी फंक्शन स्टार्ट हो गई। पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे हीरा लाल जयकृष्ण कानिया। कंपोजिशन क्या था, सबसे पहले एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस, टोटल 8 थे इनिशियली। वो करंट में कितने हैं, 34 हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस 33 जजेस हैं। हमेशा याद रखना कि जजेस को कौन इंक्रीज कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है। अदर प्लेस पे शिफ्ट किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, किसके एडवाइस पे, प्रेसिडेंट के एडवाइस के ऊपर। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ की प्रेसिडेंट और उनके अदर जजेस की कौन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे, और 4 सीनियर मोस्ट जज, इन सब की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट कर सकता है। इसी को बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता चल गया। इसकी ओथ कौन करवाते हैं, प्रेसिडेंट करवाते हैं। कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ओथ कौन करवाएंगे, प्रेसिडेंट करवाएंगे। टेन्योर क्या, 65 ईयर में रिटायर हो जाते हैं, रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं। और रिमूवल कैसे होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कैसे कैसे रिमूवल हो सकता है, कि मिनिमम लोकसभा में आएगा तो 100 मेंबर, और उसमें आएगा तो 50 मेंबर राज्यसभा में। फिर स्पीकर चेयरमैन क्या कहता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा तो एक कमेटी बनाएगा 3 की, उसमें ये जो मेंबर होंगे, अगर ये गिल्टी पाया गया तो फिर लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होगा, और बाद में प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देंगे। इनका ग्राउंड बेस क्या होता है, इनके खिलाफ जो मोशन चल सकता है रिमूवल का, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, कि मिसबिहेवियर हो, और दूसरा इनकैपेबल हो। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की पावर रखता है, मतलब हिडन जजमेंट के ऊपर भी वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जजमेंट देगा वो माननी पड़ेगी, जो भी हिडन है वो उसको एक्सप्लेन कौन करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। उसके बाद यूरिडिक्शन हमने पढ़ा कि यूरिडिक्शन क्या क्या होती है इनकी सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले एक ओरिजिनल यूरिडिक्शन होता है, उसके बाद रिट यूरिडिक्शन और एडवाइजरी, और तीसरा अपीलिएट यूरिडिक्शन। तो ये मैंने 4 आपको यूरिडिक्शन बता दिए। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया,
मैंने आपको बता दिया कि पावर क्या क्या है। सबसे पहले तो कोड ऑफ रिकॉर्ड रख सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की ये पावर होती है। उसके बाद मैंने जुडिशियल रिव्यू की पावर बता दी। अब क्वेश्चन देखो, कभी कभी यही पूछा जाता है, अगर हम बात करें अदर नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अदर नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो सबसे पहले इसको बोला जाता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो पूछा जाए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद इसको प्रोटेक्टर या गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर किसको बोला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। उसके बाद इसको फेडरल कोर्ट भी बोला जाता है, और आपको पता है फेडरल कोर्ट का नाम ही सुप्रीम कोर्ट रखा था, इसलिए इसको फेडरल कोर्ट भी बोला जाता है, और इसका नाम अपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ही तो होता है। गार्डियन मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, अगर कुछ भी इसके अगेंस्ट हो रहा है तो उसको क्या करता है, ये उस पर जुडिशियल रिव्यू की पावर रखता है। तो इस नाम से हम सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं। यहाँ पे हो गया आपका पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, छोटा सा पॉइंट जानते हैं, फिर हम चलते हैं हाई कोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है, इसको क्यों बोला जाता है ये इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? सबसे पहले तो ये इनका जो टेन्योर है वो फिक्स और सिक्योर्ड होता है। मतलब इनका जो टेन्योर है वो अपने टाइम तक काम करेंगे। इसको ये नॉट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट की ऊपर काम नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इनको प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक मोशन पास होगा जो बहुत डिफिकल्ट है स्पेशल मेजोरिटी से। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे हटाया जा सकता है, बाकी इस पे हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये क्या होता है, सिक्योरिटी इसका टेन्योर होता है, जिसकी वजह से इसको इंडिपेंडेंस माना जाता है। बाकी इनकी फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस होती हैं। सिर्फ इनकी सैलरी डिक्रीज की जा सकती है इमरजेंसी के टाइम, बाकी इनकी सर्विस कंडीशन सारी फिक्स रहती हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता। बाकी सैलरी और पेंशन की बात करें तो ये कहाँ चार्ज की जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहाँ से आती है? तो आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे सैलरी पूछे चाहे पेंशन। उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट इनके ऊपर बैन होता है प्रैक्टिस पे, ये वकालत नहीं कर सकते कहीं भी रिटायर होने के बाद। उसके बाद पावर टू पनिश फॉर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इनके पास पावर होती है कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, कोई भी मतलब निंदा कर रहा है कोर्ट की, तो ये उनको पनिश कर सकते हैं। इन ये सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव होता है। आपको पता है जो हमारी जुडिशरी वो सेपरेशन होती है एग्जीक्यूटिव से, इसलिए ये इंडिपेंडेंस मानी जाती है। बाकी देखो, बैन ऑन डिस्कशन ऑन इट्स कंडक्ट इन पार्लियामेंट, इनका कोई भी मैटर जो भी होगा, जो भी इनका इन लोगों ने डिसीजन लिया होगा या कुछ भी केस आया होगा, तो आपको पता है इनके ऊपर डिस्कशन नहीं होता पार्लियामेंट में। कभी सुना आपने कि कोई भी केस आया तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है? तो ये नहीं होता, ये बैन होता है। उसके बाद इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कैनॉट बी कर्टेल्ड, मतलब कर्टेल्ड का मतलब होता है इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको बढ़ाया जा सकता है। इनकी ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली क्या है, आपके सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस होने के कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ होते हैं, जिससे इसको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल बता रहा हूँ जो आपको सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड याद रखने हैं। आपको जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड याद रखने में आपको वो आर्टिकल बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो आपको पता आर्टिकल मुश्किल होता है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लो। सबसे पहले आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें, एक तो आपको ये याद रखना है, बाकी आपको ये नंबर ऑफ जो फैक्चुअल पॉइंट है वो तो याद रखना ही है। यहाँ आप देख लीजिए, अदर प्लेस पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, ये आर्टिकल नंबर 130 में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं लास्ट पे लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आर्टिकल 126 में क्या बोला हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। मतलब मान लीजिए जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो बीमार हो जाते हैं या कुछ वजह से वो रिजाइन कर देते हैं, तो एक्टिंग किसको बनाया जा सकता है चीफ जस्टिस? वो बनाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है। उसके बाद देखो हेड ऑफ जजेस, ये भी आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हेड ऑफ जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है, ये टेम्पररी जज होते हैं, बेसिकली ये टेम्पररी जज होते हैं। मिनिमम जज अगर 7 सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, अगर इससे कम हो जाए, देखो सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम जज 7 होते हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर इससे कम हो जाते हैं तो इस केस में हेड ऑफ जज बनाए जाते हैं, ये 127 आर्टिकल में लिखा हुआ है।
तो हेड ऑफ जज को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है टेम्पररी। किसकी कंसल्टेशन पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन पे ये हेड ऑफ जज को अपॉइंट कर सकता है। ये टेम्पररी जज होते हैं जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सैलरी की बात करें तो कहाँ से चार्ज की जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया था। बाकी अगर बात करें चीफ जस्टिस की तो उसकी सैलरी होती है 2,80,000 और 2.5 लाख होती है उनके जजेस, अदर जजेस की, और 50% इनकी पेंशन होती है। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो सैलरी का 50% इनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगी। बाकी मैंने 143 आर्टिकल आपको बता दिए बीच में, ठीक है। तो आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट इसके है नहीं ज़्यादा, जो थे मैंने आपको बता दिए। बाकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये देख लेना कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? 131। उसके बाद जो अपील वाले हैं इसके आर्टिकल ज़्यादा हैं, ये वाले इसके आर्टिकल कुछ ज़्यादा, इसके अलग अलग आर्टिकल हैं। सिविल केस का आर्टिकल अलग है, इनके अलग है, तो इनके आर्टिकल तो याद करने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको सब कुछ ऑलमोस्ट पेपर में आने वाली हर एक बात बता दी। अब हम चलते हैं हाई कोर्ट के ऊपर, और आई होप कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बता दी हैं। अब अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आपका पार्ट नंबर 6 में आता है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल वो 124 से लेके था, ये था 214 से 231 तक, 214 से 231 तक। अब हम हाई कोर्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ी सी इसकी अलग बातें बतानी है, 2-4, बाकी ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैक्सिमम हर चीज़ें सेम है, जो भी डिफरेंट पार्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये पार्ट नंबर 6 में, क्योंकि स्टेट की बात है, पार्ट नंबर 6 है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है यहाँ पे। तो 214 आर्टिकल क्या कहता है कि एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 में कॉमन हाई कोर्ट की बात की गई। वहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट बनाए गए इसके बाद, जो सिर्फ स्टेट और स्टेट के बीच में होगा। देखो स्टेट और सेंटर के बीच में कॉमन हाई कोर्ट नहीं होगा, स्टेट और यूटी के बीच में नहीं होगा, सिर्फ स्टेट और स्टेट, दो स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। तो नंबर ऑफ कॉमन हाई कोर्ट 1862 में कितने थे? 1862 में कितने थे? जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट था उसमें 3 बनाए गए थे कॉमन हाई कोर्ट। 3 कॉमन हाई कोर्ट थे, एक कलकत्ता में, बम्बे में और मद्रास में। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1862 में कॉमन हाई कोर्ट कितने थे? 3 थे। फिर ये 1866 में इलाहाबाद बाद में बना था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा कॉमन हाई कोर्ट है जो 1862 में नहीं बनाया गया था? तो आंसर होगा इलाहाबाद। बाकी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास 3 कॉमन हाई कोर्ट थे, इलाहाबाद नहीं था। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कॉमन हाई कोर्ट करंट की, तो आपको पता है पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट एक है, उसके बाद गुवाहाटी का एक है, उसके बाद बम्बई या मुंबई का एक है। ये 4th नंबर पे था जो हैदराबाद हाई कोर्ट था। वो किसके लिए था? वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए था। और आपको पता है तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए हैदराबाद हाई कोर्ट तेलंगाना के लिए बना दिया गया, और आंध्र प्रदेश के लिए एक नया कोर्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया अमरावती हाई कोर्ट। तो अमरावती हाई कोर्ट अभी लेटेस्ट बना था, वो आंध्र प्रदेश के लिए बना था, आंध्र प्रदेश के लिए बना था। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए कॉमन हाई कोर्ट अभी 3 है। तीनों कौन कौन से हैं ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी और मुंबई या बम्बई। तो 3 है। टोटल हाई कोर्ट 25 हो गए, क्योंकि 25वां अमरावती लास्ट में ऐड हुआ है, पहले 24 थे। तो यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर होगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि कॉमन हाई कोर्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद बनाए गए, तो आंसर होगा वो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ये हमारे हाई कोर्ट की यहाँ से बात हो रही है, ठीक है। बाकी कॉमन हाई कोर्ट 1862 में बनाए गए थे, जो पहले सुप्रीम कोर्ट था। तो ये 3 है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट चौथे नंबर पे 1866 में बनाया गया। ये 3 आपको पता होना चाहिए कॉमन हाई कोर्ट इन तीनों के लिए है। यहाँ पे तीनों को कॉमन हाई कोर्ट है, और जो हैदराबाद वाला वो खत्म हो गया, वो अभी तेलंगाना के लिए हो गया, और आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती बना दिया गया। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25, और कॉमन कोर्ट कितने हैं? 3। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वहाँ तो फिक्स था कितने जज वगैरह, यहाँ पे फिक्स नहीं होता, क्योंकि कुछ जगह पे जज कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं। किस जगह पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोड कितना, पॉपुलेशन कितनी, उस हिसाब से।
तो यहाँ फिक्स नहीं होता। इसको कौन करता है, कंपोजिशन को फिक्स प्रेसिडेंट करता है। मतलब सीट्स को बढ़ाना कम करना किसकी पावर है, प्रेसिडेंट की। यहाँ पे आपने एक्सेप्शन याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट करती थी, लेकिन यहाँ कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जज को इंक्रीज करना हो तो कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है सबको। चलिए अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ही करता है। जैसे कौन कौन करता था, सुप्रीम कोर्ट के भी सबके प्रेसिडेंट और हाई कोर्ट के जज के भी प्रेसिडेंट ही करता है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर चीफ जस्टिस बनाना हो हाई कोर्ट का तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएगा, वो सेंटर का सुप्रीम कोर्ट का यही बना रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा आ जाएगा और गवर्नर भी ले आ जाएगा जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट होगा। ये तो हो गया आपका चीफ जस्टिस करने की बात। लेकिन अगर दूसरे जज बनाने हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए प्रेसिडेंट चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, 4 सीनियर मोस्ट जज चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जज चल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की। और गवर्नर तो आपको चिपकाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि जिस भी स्टेट की बात होगी वहाँ का गवर्नर भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कोर्ट अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर आ जाएगा तीनों। लेकिन बात करें जजेस की तो प्रेसिडेंट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे और गवर्नर होगा। इसी को भी कॉलेजियम सिस्टम बोला जाता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कॉलेजियम सिस्टम द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ओथ की बात करें, यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन। अभी प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम तो है नहीं कि स्टेट में जाके हर एक हाई कोर्ट को अपॉइंट शब्द दिलाता रहेगा। अपॉइंट करने की पावर है, करता है, लेकिन गवर्नर क्या करता है, उनकी ओथ करवाता है। हाई कोर्ट के जज की ओथ कौन करवाता है, उसका जो भी गवर्नर होगा उस स्टेट का। क्वालिफिकेशन सेम, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में यही था। एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, और जुडिशियल ऑफिस, जहाँ तो किसी जुडिशियल ऑफिस में रहा होगा 10 साल के लिए, संभाला होना चाहिए 10 साल। उसमें क्या था 5 साल जज होना चाहिए, 10 साल एडवोकेट। यहाँ पे 10 साल एडवोकेट होना चाहिए या जुडिशियल ऑफिस संभाला हो 10 साल के लिए। इसका टेन्योर मैक्सिमम एज 62 ईयर्स होती है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज होती है 65, इसकी होती है 62। यहाँ पे ये 15th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 60 से 62 कर दिया था, पहले 60 साल होती थी। क्लियर है यहाँ तक। फ़र्क क्या है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, फ़र्क देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं था, एक ये फ़र्क है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर नंबर ऑफ जज को बढ़ाना हो हाई कोर्ट में, कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है, पार्लियामेंट। क्लियर। अपॉइंटमेंट कौन करता है, दोनों में प्रेसिडेंट। वहाँ पे चीफ जस्टिस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता था, यहाँ पे चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर करेंगे। अदर जज को सुप्रीम कोर्ट के कौन करता था, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पे प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज, और सिस्टम वही रहेगा, कॉलेजियम सिस्टम। तो ओथ की बात होगी, ये एक्सेप्शन पॉइंट था, वहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर आता है। क्वालिफिकेशन सेम है, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल, या जुडिशियल ऑफिस संभाला होना चाहिए 10 साल के लिए, दोनों 10-10 साल, ये दोनों और होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। टेन्योर इसका 62 ईयर तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, कुछ भी नया बात नहीं थी, सेम था। नेक्स्ट देखिए, अगर रिज़ाइन की बात करें तो सेम ये भी प्रेसिडेंट को ही करता है, सेम है सुप्रीम कोर्ट की तरह। रिमूवल की बात करें, बिल्कुल सेम है सुप्रीम कोर्ट की तरह, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा उसका किसकी रिकमेंडेशन पे, पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में इसका रिमूवल पास होगा तभी हो पाएगा। ग्राउंड ऑफ रिमूवल भी सेम है। सैलरी अलाउंसेस, ये है छोटा सा डिफरेंस। अगर हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो वहाँ पे कहाँ से मिलती थी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ से कहाँ मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है। हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है, लेकिन पेंशन कहाँ से मिलती है, पेंशन उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सैलरी के रिलेटेड। तो ये डिफरेंस छोटा सा, बाकी सब कुछ सेम था। यूरिडिक्शन की बात करें, इनकी यूरिडिक्शन कहाँ तक होती है, एक ओरिजिनल है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ, रिट है, लेकिन यहाँ पे याद रखना रिट यहाँ पे हाई कोर्ट की ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट की। तो ज़्यादा पावर, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट पे रिट सुन सकता है, यहाँ पे हर एक टाइप पे रिट सुन सकता है। एपिलिएट यूरिडिक्शन कहाँ है, सिविल मैटर में या क्रिमिनल मैटर में। तो ये 3 तरह की यूरिडिक्शन पावर भी आपको याद रखनी है, सेम ही है लगभग सुप्रीम कोर्ट की तरह। यहाँ पे इस पूरे पेज में डिफरेंस क्या आया, सिर्फ पेंशन है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, लेकिन सैलरी अलाउंस कहाँ पे है, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, बाकी सब कुछ सेम। आगे देखिए, पावर की बात करें तो कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रख सकता है, जो भी
जो भी जजमेंट या डिसीजन आए थे उनके बेस के ऊपर नेक्स्ट इसको यूज़ कर सकता है। पावर की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है सेम। इंडिपेंडेंस की बात करें तो सेम सुप्रीम कोर्ट की तरह कहाँ कहाँ से क्या होता है, मैं सारे आपको इंडिपेंडेंस बता दिए थे, ये सेपरेट होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया था। लेकिन दो छोटे छोटे डिफरेंस है, वो कौन से हैं? सैलरी वाला मैंने आपको बता दिया, दूसरा रिटायरमेंट वाला। अगर ये रिटायर होते हैं तो ये इनकी प्रैक्टिस के ऊपर बैन होता है, वकालत नहीं कर सकते। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है तो इनके ऊपर बैन नहीं होता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सिर्फ वहीं पे बैन होता है जिस कोर्ट से ये रिटायर्ड हुए हो, वहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अदरवाइज ये कर सकते हैं। तो ये छोटे से दो डिफरेंस है हाई कोर्ट के अंदर। तो आई होप कि हाई कोर्ट के आर्टिकल तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 214 से लेके 231 तक याद रखो, उसके बीच में कोई भी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट बातें ये होती हैं, इनकी एज पूछी जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, इनकी एज पूछी जाती है, रिज़ाइन किसको करते हैं, इसकी शपथ कौन दिलवाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेन्योर कितना होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी खास इंपॉर्टेंट इसमें होता नहीं है। तो ये था आपका हाई कोर्ट जो मैंने खत्म कर दिया। अभी हाई कोर्ट भी हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट भी हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपका एडवोकेट जनरल। सेम हो रहेगा आपका जो आर्टिकल आपने प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और आपने अटॉर्नी जनरल के लिए पढ़े थे, वहाँ पे हम 89 ऐड करके आगे पढ़ते हैं। तो चलिए इसको भी स्टार्ट कर देते हैं, ख़त्म करते हैं इसी क्लास में। देखिए गाइस, अभी हम सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल स्टेट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एज इट इज़ जो आपने सेंटर में पढ़ा वही बताने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। सेम एज सेंटर की तरह यहाँ पे अगर हम सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या देखा था, पीएम और प्रेसिडेंट का डिफरेंस। यहाँ पे सीएम और गवर्नर, क्योंकि स्टेट में बस यही वर्ड तो चेंज करने हैं, पीएम की जगह सीएम आ जाता है और प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाता है। गवर्नर वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कंट्री का हेड कौन था, प्रेसिडेंट। स्टेट का हेड कौन होता है, गवर्नर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोले स्टेट की तो कौन है, सीएम। वहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन था, प्रेसिडेंट, लेकिन स्टेट का कौन है, गवर्नर। रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, सीएम। डी यूरी एग्जीक्यूटिव कौन होता है, गवर्नर। डी फैक्ट कौन होता है, एग्जीक्यूटिव, सीएम। पहले ही पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ सेम, बस आपको रिप्लेस करना है सीएम को पीएम से और प्रेसिडेंट को गवर्नर से, बस इतना ही करना है। अब सीएम की अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था पीएम की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, आर्टिकल 75 में, उसमें 89 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 164। तो आर्टिकल 164 कहता है कि एक गवर्नर होना चाहिए, तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है इसको। नेक्स्ट देखिए, अगर मेंबरशिप की बात करें तो वहाँ पे क्या था, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उनको मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट में लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, राज्यसभा की जगह लोकसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन दोनों का मेंबर होना चाहिए, नहीं है तो 6 मंथ के अंदर अंदर होना चाहिए। टेन्योर फिक्स नहीं है, सेम एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये प्लेजर होता है वो प्रेसिडेंट पे काम करता है, ये गवर्नर पे काम करता है। रिजाइन गवर्नर को देता है, ओथ गवर्नर करवाते हैं। क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज बिल्कुल सही, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा था, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से आता है अगर आपका सीएम, तो एज कितनी होनी चाहिए, तो पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज 30 साल है। ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ। वहाँ पे पावर ऑफ पीएम देखी थी हमने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे होगा, उनका हेड कौन होता है, सीएम होता है। हेड कौन होता है, सीएम। अगर गवर्नर की टर्म में बात करें तो आपको पता है कि आर्टिकल वहाँ पे क्या था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी एडवाइस और डिसीजन होता है उनकी इन्फॉर्मेशन गवर्नर को प्रेसिडेंट को देता है। तो वो आर्टिकल क्या था, यहाँ पे आर्टिकल 167 है गवर्नर का, जहाँ पे सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी डिसीजन होगा उसका सीएम को इन्फॉर्म करना होगा, किसको, गवर्नर को। ये होता है सीएम की पावर। स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें तो उनका जो समन है वो कौन बुलाता था लोकसभा राज्यसभा में, प्रेसिडेंट। यहाँ पे गवर्नर बुलाता है सीएम की एडवाइस पे। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। सिर्फ कुछ नहीं करना, प्रेसिडेंट की जगह क्या करना है, गवर्नर को लेके आ जाना है, और प्राइम मिनिस्टर की जगह सीएम को लेके आ जाना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये है आपका पूरा की पूरा सीएम। अब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने सेंटर का भी पढ़ा था, देखो यहाँ पे भी, ठीक है। नेक्स्ट जी हो गया आपका, यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, रिजाइन सब कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की। तो सेंटर में क्या था, आर्टिकल 74 था, 74 में 89 जोड़ दो, 163 किसका आ जाएगा, स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो जाएगी। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, सीएम होता है, और इनकी एडवाइस पे ही गवर्नर काम करता है। आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये शॉर्टकट है CUM,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करेगा सीएम की एडवाइस के ऊपर। जैसे आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर की कौन बनाता है? गवर्नर, लेकिन किसकी एडवाइस के ऊपर? सीएम, सिर्फ पीएम। यहाँ पे कौन आ जाएगा? सीएम। बस सीएम को पीएम से और प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिप्लेस ही तो करना, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितनी होती है? वो है, वहाँ भी 15% थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, यहाँ पे भी सेम है, इंक्लूडिंग सीएम, वहाँ इंक्लूडिंग पीएम। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है वो आर्टिकल कौन कौन सा है? तो आर्टिकल 163 और 164। सेंटर लेवल पे पूछा जाए तो आर्टिकल 74 और 75 आंसर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई थिंक मैंने वहाँ पे नहीं लिखवाया था, लिख लेना उसको। अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं थी। यहाँ पे कितनी होती है? मिनिमम 12th मेंबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनकी ओथ वहाँ पे पीएम थे, यहाँ वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे गवर्नर आ जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेंबरशिप बिल्कुल सेम है, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा था, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर नहीं मेंबर है तो विद इन 6 मंथ के अंदर इनकी मेंबरशिप होनी चाहिए इनके पास। टेन्योर की बात करें तो फिक्स नहीं है, सेम एज पीएम, ये प्लेजर ऑफ गवर्नर काम करता है और पीएम प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है। रिजाइन गवर्नर को देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख लेना अगर वहाँ पे नहीं लिखी होगी तो। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इंडिविजुअल देखा जाए, अलग अलग मिनिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नर को, कुछ भी होता तो ये गवर्नर को जवाब देंगे। लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहाँ पे देख लेना, इंडिविजुअल पूछा जाए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रेसिडेंट आ जाएगा, कलेक्टिवली लोकसभा को, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे मिनिस्टर वही से होते हैं, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट आ जाएगा, लोकसभा सेंटर आ जाएगा। इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे आपको पता है कैबिनेट होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मेन चार्ज होता है हेड, ये हेड भी हो सकते हैं और उनके साथ एडिशनल होते हैं, ये इनके सिर्फ एडिशनल होते हैं, इनके पास इंडिविजुअल चार्ज नहीं होता। ये डिसीजन मेकर होते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको कहाँ पे, जब आपको मैंने सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाया था, इसलिए बता रहा हूँ, खाली आइडिया नहीं भी बताता तो भी आप कर लेते, मैं आपको एक एक लाइन बताता, खाली ये डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें एडवोकेट जनरल की, तो आपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा था, उसका आर्टिकल 76 था, रूल ऑफ 89 लगाइए, 165 आर्टिकल क्या कहता है? एक एडवोकेट जनरल होना चाहिए स्टेट का, ये भी एक वकील होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और अटॉर्नी जनरल वकील होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाए स्टेट का कौन है? तो एडवोकेट जनरल होता है। सेंटर में कौन है? अटॉर्नी जनरल होता है, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा। क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट की जज की तरह, वहाँ पे क्या था? अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट की जज की तरह होनी चाहिए। टेन्योर फिक्स नहीं है, प्लेजर गवर्नर पे काम करते हैं, रिजाइन गवर्नर को देते हैं। पावर की बात करें तो उसमें भी क्या था? राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट, वो पूरी इंडिया में कहीं भी हियरिंग सुन सकता है किसी भी केस की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेट की बात होगी। स्टेट किसी भी स्टेट में कोर्ट में चला जाए तो वहाँ पे ऑडियंस का राइट रखता है। राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे क्या था? स्पीक और पार्टिसिपेशन का उनको राइट था, किसमें? लोकसभा राज्यसभा। यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी वोट का अधिकार नहीं था, यहाँ पे वोट का अधिकार नहीं है। ये सारे के सारे वही प्रिविलेजेस इंजॉय करेगा जो एक स्टेट लेजिस्लेटिव के एमपी को मिलती हैं, एमएलए को मिलती हैं। तो वहाँ पे क्या था? वो वही इंजॉय करेगा जो वहाँ पे मिलती थी उनको, लोकसभा वाले को। तो ये था आपका बेसिकली बेसिक पॉइंट। यहाँ पे मैंने आपको ये तीनों बता दिया, अटॉर्नी जनरल की तरह सेम एडवोकेट जनरल बता दिया मैंने स्टेट का, पीएम की तरह सीएम बता दिया, गवर्नर बता दिया मैंने प्रेसिडेंट की तरह। तो आपका ये भी खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म हो गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये वाला खत्म हो गया। अब आपका बच गया एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है हमें इंपॉर्टेंट, प्लस हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। बस एक लेक्चर में मैं उसको भी खत्म कर दूंगा, पॉलिटी आपकी खत्म होगी। बाकी प्रैक्टिस चल रही है बीएमसी क्लासेस विद अजय पे, तो आप डेली प्रैक्टिस करिए। अगर बुक लिए तो वही बुक से हम लोग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।